डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस पार्ट में उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार यानी अधिकारिता शक्तियों पर चर्चा करेंगे और अधिकारिता में भी हम मूल अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता और विशेष याचिका इस पर चर्चा करेंगे। जिन्होंने उच्चतम न्यायालय की पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वो ऊपर आई बटन दिया हुआ है जिसे क्लिक कर कर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। भारतीय संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय को विभिन्न शक्तियां व क्षेत्राधिकार प्रदान किए गए हैं। उच्चतम न्यायालय भारत में अपील का अंतिम न्यायालय है। तो देखते हैं इसकी अधिकारिता या क्षेत्राधिकार। तो सबसे पहले देखेंगे हम मूल या प्रारंभिक अधिकारिता। मूल या प्रारंभिक अधिकारिता अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता का उल्लेख किया गया है। यानी अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता या मूल क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये ऐसे मामले हैं जिन्हें केवल उच्चतम न्यायालय में ही ले जाया जा सकता है, अन्य किसी न्यायालय में नहीं। मूल क्षेत्राधिकार यानी इन मामलों को सिर्फ उच्चतम न्यायालय में ले जाया जा सकता है, किसी दूसरे न्यायालय में या अन्य न्यायालय में नहीं। और ऐसे मामले हैं भारत सरकार का एक या एक से अधिक राज्यों से विवाद, दूसरा एक और भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्य, दूसरी ओर एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद। अगला दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद। यानी भारत सरकार का, केंद्र सरकार का एक या एक अधिक राज्यों से विवाद, या एक और भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्य, तथा दूसरी ओर एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद, या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद। ये ऐसे मामले हैं या ऐसे विवाद हैं जिन्हें केवल उच्चतम न्यायालय में ही ले जाया जा सकता है, अन्य न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता। इसे ही मूल अधिकारिता या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहते हैं उच्चतम न्यायालय का, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 131 में है। आप बात अच्छे से समझ गए होंगे कि उच्चतम न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, मूल अधिकारिता, अनुच्छेद 131, उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता का उल्लेख इस अनुच्छेद में किया गया है। और मूल अधिकारिता का अर्थ है कि ऐसे मामले जिन्हें केवल उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है, किसी अन्य न्यायालय में नहीं। जैसे ये मामले हैं भारत सरकार का एक या एक से अधिक राज्यों से विवाद, एक और भारत सरकार
और एक या एक से अधिक राज्य, और दूसरी ओर एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम अपीलीय अधिकारिता पर चर्चा करेंगे। अपीलीय अधिकारिता अनुच्छेद 132 से 136। अनुच्छेद 132 उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता अनुच्छेद 132 में अपीलीय अधिकारिता का प्रावधान किया गया है। यानी अनुच्छेद 132 में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता का प्रावधान किया गया है। यानी प्राय ऐसे मामले हैं जिन्हें शुरू तो निचली अदालतों में किया जाता है, लेकिन उनके निर्णयों के विरुद्ध अपील उच्चतम न्यायालय में की जाती है या की जा सकती है। यानी मूल क्षेत्राधिकार में हमने क्या देखा, वो ऐसे मामले होते हैं जिन्हें केवल उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है, किसी और न्यायालय में नहीं। अपीलीय क्षेत्रीय अधिकारिता या क्षेत्राधिकार में हमें क्या ध्यान रखना है कि ये मामले ऐसे मामले हैं जिन्हें शुरू तो निचली अदालतों में किया जाता है, लेकिन उनके निर्णयों के विरुद्ध अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। यानी उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में जाया जा सकता है, अपील की जा सकती है। उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। यानी अनुच्छेद 132 में अपीलीय अधिकारिता का प्रावधान किया गया है। ये ऐसे मामले हैं जिन्हें शुरू तो निचली अदालतों में किया जाता है, लेकिन अपील उच्चतम न्यायालय में की जाती है या की जा सकती है। और ये ऐसे मामले हैं जैसे दीवानी, दांडिक और संविधान की व्याख्या से संबंधित मामलों की अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। यानी अनुच्छेद 132 में अपीलीय अधिकारिता का प्रावधान है। दीवानी, दांडिक और संविधान की व्याख्या से संबंधित मामलों की अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें आगे। दीवानी मामले, अनुच्छेद 133 के अनुसार दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। हमने अभी ये देखा था कि अनुच्छेद 132 के अनुसार दीवानी, दांडिक और संविधान की व्याख्या से संबंधित मामलों की अपील उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। तो हम देख रहे हैं दीवानी मामले, तो अनुच्छेद 133 के अनुसार दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा
हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। यानी दीवानी मामलों की अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है हाई कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध। ये बात का पता हमें अनुच्छेद 133 से चलता है। ठीक है, पहले उच्चतम न्यायालय में 20,000 तक के ही मामले आते थे, लेकिन 30वें संविधान संशोधन 1972 द्वारा धन की सीमा को हटा दिया गया है। यानी पहले उच्चतम न्यायालय में 20,000 तक के ही दीवानी मामले आते थे, लेकिन 30वें संविधान संशोधन 1972 द्वारा धन की सीमा को हटा दिया गया है। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं हम आगे। दांडिक फौजदारी मामले। अनुच्छेद 134 के अनुसार दांडिक मामलों में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। यानी अनुच्छेद 134 के अनुसार उच्च न्यायालय ने दांडिक मामलों में जो निर्णय दिया है उसके विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। लेकिन यह अपील तभी की जा सकती है जब, यानी कुछ शर्तें इसके लिए, तभी अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। कब की जा सकती है? जब किसी अभियुक्त को निचली अदालत, सत्र न्यायालय ने रिहा कर दिया हो और अपील करने के बाद उच्च न्यायालय ने मृत्युदंड का आदेश दे दिया हो या मृत्युदंड दे दिया हो अपने निर्णय में। बी, निचली अदालत में चल रहे मामले को उच्च न्यायालय अपने पास मंगवाकर अभियुक्त को मृत्युदंड दे दे या अभियुक्त को मृत्युदंड दिया हो या दे दिया हो। यानी अनुच्छेद 134 के अनुसार दांडिक मामलों में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। लेकिन कब की जा सकती है? जब किसी अभियुक्त को निचली अदालत ने रिहा कर दिया हो, उच्च न्यायालय में अपील करने के बाद उच्च न्यायालय ने मृत्युदंड दे दिया हो, या निचली अदालत में चल रहे मामले को उच्च न्यायालय अपने पास मंगवाकर अभियुक्त को मृत्युदंड दे दे। और सी अनुच्छेद 134 ए
के अनुसार उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि मामला उच्चतम न्यायालय में अपील योग्य है। यानी दांडिक मामलों की अपील उच्चतम न्यायालय में तभी की जा सकती है जब किसी अभियुक्त को निचली अदालत रिहा कर दे और अपील करने के बाद उच्च न्यायालय ने उसे मृत्युदंड दे दिया हो, या निचली अदालत में चल रहे मामले को उच्च न्यायालय अपने पास मंगवाकर अभियुक्त को मृत्युदंड दे दे, या अनुच्छेद 134A के अनुसार उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि मामला उच्चतम न्यायालय में चलने योग्य है। यानी उच्चतम न्यायालय में अपील करने के लिए उच्च न्यायालय से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है। यानी उच्चतम न्यायालय में अपील करने के लिए उच्च न्यायालय से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है, तभी उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। और ये बात आपको अच्छे से समझ में भी आ गई होगी, दांडिक मामले अनुच्छेद 134। अब हम देखते हैं, हमने देखा कि उच्चतम न्यायालय में अपील करने के लिए उच्च न्यायालय से प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होता है, लेकिन उच्च न्यायालय प्रमाण पत्र ना दे तो उच्चतम न्यायालय विशेष अपील की इजाजत देता है। उसे हम देखेंगे। अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत यानी विशेष याचिका लगाई जा सकती है। विशेष याचिका अनुच्छेद 136 के अनुसार उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय अपने स्व विवेक से भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्णय, आदेश, डिक्री, दंडादेश के विरुद्ध सैन्य न्यायालय को छोड़कर अपील की विशेष इजाजत देता है। यानी अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत यानी विशेष याचिका दायर की जा सकती है। अनुच्छेद 136 के अनुसार उच्चतम न्यायालय अपने स्वविवेक से भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्णय, आदेश, डिक्री, दंडादेश के विरुद्ध, यहाँ ध्यान रखना है, सैन्य न्यायालय को छोड़कर, सैन्य न्यायालय के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती, सैन्य न्यायालय को छोड़कर अपील की विशेष इजाजत देता है अनुच्छेद 136 के अनुसार। और जो ये डिक्री शब्द है, इसकी जो परिभाषा है वो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 खंड 2 में दी हुई है। डिक्री की परिभाषा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 खंड 2 में दी हुई है। ठीक है, अब इसका मतलब ये हो गया
यानी उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अथवा ऐसा निर्णय जिसमें उच्च न्यायालय ने प्रमाण नहीं दिया है, तो उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए विशेष याचिका दायर की जा सकती है। यानी उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध या ऐसा निर्णय जिसमें उच्च न्यायालय ने प्रमाण पत्र या प्रमाण नहीं दिया है, तो उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए विशेष याचिका दायर की जा सकती है। यानी जब उच्च न्यायालय प्रमाण देता है तब तो अपील कर ही सकते हैं, जब उच्च न्यायालय प्रमाण ना दे तो भी ये विशेष याचिका दायर की जा सकती है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। उम्मीद है मैंने जो आपको बताया आज वो समझ में आया होगा। अगले पार्ट में हम उच्चतम न्यायालय की आगे की शक्तियों और अधिकारिता पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।